सभी का। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ और सबसे पहले बड़ी खबर है लखनऊ यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी संजय उपाध्याय भी गिरफ्तार हो गए हैं। कल ही संजय को सस्पेंड किया गया था। RSM फिनसर्व कंपनी को संजय उपाध्याय ने अक्टूबर को दिया था पेपर छापने का ठेका। STF ने संजय उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ लगातार हो रही है। टीईटी पेपर लीक कांड में अब तक 32 लोगों को दबोच लिया गया है। गिरफ्तारी 32 लोगों की हो चुकी है। बड़ी खबर, संजय को कल सस्पेंड किया गया और आज गिरफ्तारी हो गई है। पूछताछ में क्या कुछ मिलता है उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। बहरहाल 32 गिरफ्तारियां अभी तक इस पूरे कांड में हो चुकी हैं। तो यूपी टीईटी पेपर लीक केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी ये मानी जा रही है। संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है और कल ही संजय उपाध्याय को सस्पेंड किया गया था। आपको बताएं कि RSM फिनसर्व कंपनी को अक्टूबर में पेपर छापने का ठेका दिया गया था। ये बड़ा घोटाला, कई अब तक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसी कड़ी में ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। वहीं पेपर लीक केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी पर थोड़ी देर में पहले हमारी सहयोगी दीपा ने ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से बात की और एबीपी गंगा पर बोले ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, जो भी पेपर लीक केस में जिम्मेदार है बख्शा नहीं जाएगा और अब तक 30 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको सुनवाते हैं प्रशांत कुमार ने एबीपी गंगा पर क्या कुछ कहा। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत बड़ी खबर भी, बहुत बड़ी कार्रवाई, कल सस्पेंड किया गया, आज इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या इनकी भूमिका थी सर? क्या जानकारी संजय उपाध्याय को लेकर? जी नमस्कार जी। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जिस दिन ये पेपर लीक हुआ था उसी दिन शासन के तरफ से ये निर्देश दिए गए थे कि जिसने भी सुचिता के साथ परीक्षा के पवित्रता को भंग किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। और इस संबंध में पहले भी काफी गिरफ्तारियां हो चुकी थी और उसी क्रम में आज संजय उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया है। पूरे इसमें सिलेक्शन की जिम्मेदारी, जिसको पेपर छापना था, पेपर की गोपनीयता बनाए रखनी थी, ये इनकी थी। और इस संबंध में कल देर रात इनसे पूछताछ हुई। जो लोकल पुलिस और STF की टीम ने पूछताछ की और पूछताछ के बाद से पर्याप्त साक्ष्य मिलने पे इनको गिरफ्तार किया गया है। अच्छा प्रशांत जी, और भी संजय उपाध्याय के साथी हैं क्या? और भी अधिकारी कर्मचारी जांच के दायरे में आ सकते हैं हाल फिलहाल में? इसमें पहले से स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्तर के व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी आदमी इस पूरे सिंडिकेट में इन्वॉल्व है सबकी गिरफ्तारी होगी, सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। अच्छा, मैं ये भी चाहती हूँ सर, थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे दर्शकों को आप कर दें। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है और अभी जांच की प्रक्रिया कहाँ तक आगे पहुँच पाई है इस पूरे मामले को लेकर? जांच, ये आपको पता है, जहाँ पूरे प्रदेश स्तर पे इसमें विवेचना परीक्षाएं होनी थी और बहुत बृहद स्तर पे परीक्षाएं आयोजित की गई थी और उसी क्रम में तो अभी लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं और 30 से भी अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो संजय उपाध्याय की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। मेरी सहयोगी दीपा ने प्रशांत कुमार से भी बात की और प्रशांत कुमार ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी जांच के दायरे में होगा और अगर वो गलत पाया जाता है तो फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस वक्त ताजा अपडेट क्या है बताने के लिए शैलेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेश, क्योंकि ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है संजय उपाध्याय की, इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास है? देखिए, इस बार की इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर वाकई कहें तो बहुत बड़ी कार्रवाई है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि अगर हम पिछले 4 सालों के तस्वीर को देखें तो 4 साल में लगभग आधा दर्जन पेपर लीक के मामले हुए।
लेकिन हर बार या तो सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े गए या फिर जो लोगों ने पेपर लीक किया था वो पकड़े गए, लेकिन किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होती नजर नहीं आई। लेकिन इस बार अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक तरफ जहां परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो वो संस्था थी जिसको ये परीक्षा का पूरा आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, सरकारी संस्था है, एक तरफ उसके सचिव को देखिए पहले निलंबित किया गया और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी अब एसटीएफ ने कर ली। दूसरी तरफ अब जिस प्रिंटिंग प्रेस ने इस पेपर को छापा था उसके संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी देखा जाए तो इस बार जो कार्रवाई की जद है वो खाली अगर बात करें तो सॉल्वर गैंग तक या पेपर लीक करने वालों तक नहीं है, बल्कि जहां जो जिम्मेदार है परीक्षा प्रश्न पत्र को छपवाने के लिए, जो जिम्मेदार हैं इस परीक्षा के आयोजन के लिए, उनके गिरेबान पर सीधे हाथ डाला गया। अगर आप सीधे तौर पर देखें। दूसरी चीज, जो जिस कंपनी को दिल्ली की काम दिया गया था, सूत्रों की माने तो इस बार फर्म को चेंज किया गया था। पिछले साल तक एक दूसरी फर्म काम करती थी, लेकिन इस बार फर्म को भी चेंज किया गया था। ये एक अपडेट आपको बता दें। दूसरी चीज, जो फर्म को काम दिया गया था, अभी तक जो एसटीएफ की जांच सामने आई है उसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं उस फर्म ने अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं किया। उसने जब प्रिंटिंग प्रेस में, जो अलग अलग देखिए प्रिंटिंग प्रेस है, ये फर्म काम लेती है और उसके बाद ठेका लेने के बाद दूसरी जगह से प्रश्न पत्र छपवाए जाते हैं, तो उस फर्म ने जब दूसरी जगह प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपवाए तो वहां पर भी ये नहीं बताया कि इनकी गोपनीयता को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यानी लापरवाही हर कदम पर होती रही। दूसरी चीज, अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय जो प्रयागराज में, वहां की बात करें तो ये अधिकारियों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी तरह से चीज़ों को एक अच्छे समन्वय के साथ करें जिससे इस तरह की संभावनाएं खत्म हो जाएं। कहीं ना कहीं जो नीचे के अधिकारी थे उन्होंने भी अपने काम में, कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने बिल्कुल। और शैलेश देखिए, ये बड़ी लापरवाही है। बिना मिली भगत से ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसके अंदेशा पहले से जताए भी जा रहे थे और उसी तरीके की अब तस्वीर भी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से सीएम ने कहा भी था कि जो भी इसमें शामिल होगा, बड़ी मछलियां भी, सभी पर शिकंजा कसा जाएगा, कार्रवाई सभी पर होगी और उसी के तहत कार्रवाई हो भी रही है। गिरफ्तारी हुई है संजय उपाध्याय की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में लगी आग, ये बड़ी खबर है। एक्सोटिका ईस्ट स्क्वायर्स सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लगी है। सोसाइटी की 5वीं मंजिल पर C503 फ्लैट में आग लगने की खबर है। दमकल की टीम आग पर काबू पाने में वहां पर जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहां की दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है, मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। बड़ी खबर, आग लगने की वजह क्या है इसके बारे में पड़ताल, लेकिन प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। ये तस्वीरें भी फ्लैट की आपको दिखा रहे हैं जिस मंजिल पर आग लगी है। धुएं का काला गुबार यहां से उठ रहा है। कोशिश लगातार युद्ध स्तर पर हो रही है पानी की बौछार करके कि आग पर काबू जल्द से जल्द पा लिया जाए। सभी लोगों को नीचे उतारा जाएगा, सभी की जान बचाने की पूरी कोशिश, और उसके बाद फिर ये पता लगाया जाएगा कि आग लगने की असल वजह क्या है। वहीं 2022 के चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और अब आज से वो अपने बुंदेलखंड मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से वो अगले 3 दिनों तक बुंदेलखंड के दौरे पर ही रहेंगे। बिल्कुल, और अखिलेश इस मिशन के दरमियान अपनी विजय रथ यात्रा भी निकालने वाले हैं। आज अखिलेश यादव बांदा पहुंचेंगे, यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद वो विजय रथ पर सवार होकर के महोबा के लिए आगे बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं दीपा, बुंदेलखंड के महोबा के जिस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, अब उसी मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने विजय रथ पर सवार होकर पहुंच रहे हैं। यहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रतीश मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। और क्या है ताजा अपडेट, ये रतीश बताएंगे। रतीश, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम अखिलेश यादव का होने जा रहा है और प्रधानमंत्री ने जिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया था, आज अखिलेश यादव उसी ग्राउंड में होंगे। किस तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं, कितने बजे तक पहुंचेंगे और किन मुद्दों पर अखिलेश यादव का आज फोकस रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और इसकी शुरुआत वो बांदा से करेंगे। पूर्वांचल में अपनी विजय यात्रा चलाने के बाद अब वो बुंदेलखंड का फोकस कर लिया है। बुंदेलखंड में पिछले दिनों के घटनाक्रम को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को यहाँ पर पहुंचे थे, जनसभा की थी और तमाम योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। इसके बाद कांग्रेस की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 27 नवंबर को यहाँ पहुंची थी महोबा में ही, और अब
बांदा पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बांदा में अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो 11 बजे जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है, ठीक उस जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था। और इसके बाद विशाल जो रथ यात्रा है समाजवादी पार्टी की वो शुरू होगी और महोबा की तरफ जाएगी। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा की तरफ 50 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी और उसके बाद आज अखिलेश यादव रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन के पड़ाव की अगर बात की जाए तो 11 बजे ललितपुर पहुंचेंगे दूसरे दिन अपने चरण में, और ललितपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए उसी दिन 4 बजे दोपहर में झांसी पहुंचेंगे और झांसी में रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन झांसी में इस यात्रा का समापन हो गया। 3 दिन का पूरा कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन 3 दिन में इस बुंदेलखंड में जो सियासी रूप से काफ़ी उर्वरा भूमि मानी जाती है वहाँ पर तलाश करने की अपनी कोशिश है समाजवादी पार्टी, क्योंकि पिछली बार अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को या किसी भी अन्य पार्टी को यहाँ पर खाता भी नहीं खोला था और सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई थी। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरा एक चक्रव्यूह रचा है अपने विरोधियों को पटकनी देने के लिए, और समाजवादी पार्टी के मुखिया आज 3 दिन के आज से बुंदेलखंड के दौरे में होंगे। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बेरोजगारी और पलायन बुंदेलखंड का बड़ा मुद्दा है। 19 नवंबर को जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बड़ी योजनाओं का लोकार्पण किया और ये भी कहा था कि बुंदेलखंड पिछड़ा जो इलाका कहा जाता था अब पिछड़ापन दूर हो गया है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने लगातार बुंदेलखंड पर फोकस किया और बुंदेलखंड की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर है और चाहे तमाम ऐसी योजनाएं हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जहां से विकास का पहिया घूमने जा रहा है, ऐसे दावे किए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका साफ कहना है कि बुंदेलखंड का इलाका आज भी पिछड़ा है। चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है अखिलेश के सामने। अब उस चुनौती से कैसे वो पार पाते हैं उस पर लगातार नजर रहेगी। बहरहाल उनका ये दौरा बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाईकोर्ट की करेंगे। आज बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए वोटिंग होगी और इस वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव के लिए हाईकोर्ट कैंपस में मतदान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मतदान के लिए 20 बूथ यहां पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और इस चुनाव में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। अगर वोटिंग की शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे की बताई जा रही थी, यानी कि अब वोटिंग की शुरुआत हो चुकी होगी। 5 अलग अलग बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल इस बार होगा। साथ ही साथ बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की तस्वीर भी होगी। चले, क्योंकि बहुत अहम चुनाव है, इस पर भी लगातार नजर है। इसी पर मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं। मोहम्मद मोइन, क्या जानकारी, क्योंकि 9 बज गए हैं, वोटिंग की शुरुआत हो गई होगी। अपने आप में बहुत अहम ये चुनाव है, क्या जानकारी चुनाव को लेकर? देखिए, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि सारी इंतज़ाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। तमाम लोग हैं जो कि चुनाव की व्यवस्था में लगे हुए हैं, सारे अधिवक्ता ही हैं और 9,646 वोटर हैं। कुल 28 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी निगरानी लगाई गई है। तो 20 बूथ बनाए गए हैं। 20 बूथों में कुछ सीनियर एडवोकेट्स के लिए रिजर्व हैं, महिला वोटर्स के लिए अलग बूथ रिजर्व हैं और ख़ास तैयारियां इसमें की गई हैं। आपको बता दें कि जो नियम बनाए गए हैं उसमें यह है कि जो अधिवक्ता ड्रेस में आएंगे, बार एसोसिएशन के परिचय पत्र के साथ आएंगे, उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। सुबह 9 बजे मतदान शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक चलेगा। और आज जो है वोटों की गिनती नहीं होगी, बल्कि वोटों की गिनती कल से शुरू की जाएगी। कल 2 दिसंबर से पहले सबसे पहले दिन जो है वो बैलेट पेपर है उनकी छटाई का काम शुरू होगा और जब बैलेट पेपर छट जाएंगे तो रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटों की गिनती की जाएगी। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वोटों की गिनती पूरा होने में 7 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है। तो बेहद खास तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। और अगर बात करें तो अध्यक्ष और महामंत्री 2 ऐसे पद हैं जिन पर सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों की दिलचस्पी है। तो ख़ास तरीके के ये इंतज़ाम है और तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। जो बैलेट पेपर्स हैं वो निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुँचा दिए गए हैं और मतदान को लेकर जो वोटर्स हैं, जो वकील हैं, उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये बैलेट पेपर हैं, ये जो पहुँचाए जा रहे हैं, ये आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। तो 5 अलग अलग तरीके के बैलेट पेपर हैं अलग अलग पदों के लिए और सभी को अलग अलग बॉक्स में रखा जाएगा। सुरक्षा के खास इंतज़ाम किए गए हैं।
सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सेंसर युक्त कैमरे लगाए गए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है जब वोटर लिस्ट में जो उम्मीदवार हैं उनकी कलर्ड फोटो भी लगाई गई है। तो बेहद हाईटेक तरीके का चुनाव है और जो वकील हैं, जो वोटर्स हैं, उनमें ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर इस चुनाव? भाई ये हाई कोर्ट एसोसिएशन का चुनाव ये वकीलों का एक महापर्व है, इसलिए हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। और इस बार सभी प्रत्याशियों को हम लोग अपने पूरी बुद्धिजीवी से चुनाव देंगे और वोट देंगे और अच्छा प्रत्याशी हम लोग चुनेंगे। और जो 28 लोग, बताइए कि जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कितने अच्छे इंतजाम है यहाँ? नहीं, बहुत अच्छे इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है। एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन का यह चुनाव जो संपन्न होने जा रहा है, मोइन, क्योंकि 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी, बहुत अहम है। बार एसोसिएशन का बाहुबली कौन होगा, इसी पर लगातार नजर है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात किसान आंदोलन की करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार देखने को मिल रहा है और इसी किसान आंदोलन के आगे के भविष्य के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। अब आगे बढ़ते इसी बीच एक बड़ी खबर है। पंजाब के किसान संगठनों की घर वापसी की रणनीति को झटका लगाए। सिंघू बॉर्डर पर आज होने वाली 40 प्रमुख नेताओं वाली बैठक रद्द हो गई है। घर वापसी को लेकर 40 नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा में उभरे मतभेद के बाद दूसरे संगठनों ने बैठक से दूरी बनाई। आज दोपहर पंजाब के संगठनों की एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 4 दिसंबर को होनी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। 40 प्रमुख नेताओं की जो बैठक होनी थी उसको रद्द कर दिया गया। घर वापसी को लेकर 40 नेताओं की जो बैठक बुलाई गई थी उसी को लेकर ये बड़ी खबर है कि झटका लगा है, बैठक को रद्द कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 4 दिसंबर को होनी है। चलिए, इसी पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास सीधे लिए चलते हैं। सिंघू बॉर्डर से शक्ति हमारे साथ हैं और सिंघू बॉर्डर से दीपा हमारे साथ बलराम जुड़ गए हैं और शक्ति गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर का सीधे रुख करेंगे। बलराम, क्या अपडेट है, क्योंकि बैठक होने वाली थी घर वापसी को लेकर पंजाब के संगठनों की, लेकिन अब ये बैठक रद्द कर दी गई है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? देखिए, पंजाब के 32 जत्थों की कल बैठक थी और कई अहम निर्णय उसमें लिए गए थे। और आज संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है 11 बजे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि हर किसान संगठन के एक सदस्य को इस बैठक में शामिल किया गया और इसी को मिलाकर के एक संयुक्त किसान मोर्चा बना है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर किसान पहुंचे हुए हैं और अपनी बैठक शुरू कर चुके हैं। वो अपनी रणनीति बना रहे हैं कि आखिरकार जब संयुक्त किसान मोर्चे की 11 बजे बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ निकल के आएगा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरीके की चर्चा होगी, क्योंकि कुछ गुट ये चाह रहे हैं कि सरकार काफी हद तक उनकी मांगों को मान चुकी है, तो इसलिए घर वापसी होनी चाहिए। लेकिन कुछ गुट अभी भी ऐसे हैं जिनका कहना है कि जब तक पूरी मांगे लिखित तौर पर सरकार नहीं देती है तब तक घर वापसी संभव नहीं है। और कुछ संयुक्त किसान मोर्चे के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ, हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार आप लोगों का क्या कहना है और क्या कहेंगे। जी आप बताइए। देखिए, आज संयुक्त मोर्चा हरियाणा की मीटिंग है। कल पंजाब के 32 संगठनों ने अपना जो मीटिंग किया, आज हम हरियाणा वाले मीटिंग कर रहे हैं। हरियाणा के कुछ इशू है, जैसे सबसे ज़्यादा मुकदमे हरियाणा के अंदर है। अभी जो FIR हुई है उनको वापस लेने की बात है, अभी सरकार ने उसको स्पष्ट नहीं किया। तो MSP ठीक है बलराम, क्योंकि लगातार किसान ये कह रहे हैं कि आगे की रणनीति पर लगातार मंथन करें, जैसे ही फाइनल किया जाएगा उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। शक्ति भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए। शक्ति, वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं किसान, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, जो पंजाब के किसानों की बैठक होनी थी 40 नेताओं की, वो रद्द हो गई है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की 11 बजे बैठक होगी। देखिए, अगर बैठक की बात की जाए तो बैठक वहां पर होगी और अनौपचारिक होगी। वहीं संयुक्त मोर्चे के जो प्रवक्ता हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, वो हमारे साथ हैं। यहाँ गाजीपुर मोर्चा जो संभाल रखा है, जगतार बाजवा सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। बाजवा जी, जो मीटिंग है उस मीटिंग का क्या टाइम है और जो मीटिंग होने वाली थी बताया जा रहा है वो रद्द होगी, क्या है?
देखिए, मीटिंग 4 तारीख को है और आज संगठनों की अनौपचारिक आपस में बातचीत होगी, क्योंकि ये टाइम टू टाइम जो डेवलपमेंट सरकार के द्वारा हो रहा है तो उस पर चर्चा करनी ज़रूरी है और वो सब जगह हो रही है। सिंगू बॉर्डर पे भी आज होगी, सुबह गाजीपुर बॉर्डर पे भी यहाँ बैठे थे राकेश टिकैत जी और सारे संगठन के प्रतिनिधि। तो ये आपस में अनौपचारिक चर्चा है, जिससे कि एक अब आंदोलन इस स्थिति में है कि समय समय पर बैठकों का दौर जरूरी है। अनौपचारिक बैठकें होंगी और फिर एक औपचारिक रूप से मीडिया को बताया जाएगा जो सरकार क्या क्या करना चाह रही है और कैसे करेगी, उसका क्या रूट प्लान होगा, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। बिल्कुल शक्ति, तो 11 बजे जो बैठक होने वाली है उस पर आप भी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बलराम भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आपका। शक्ति, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।